सुन पा रहे हो आप लोग मुझे? एक मिनट अनम्यूट कर दूं मैं आपको। वेट करो। ओके, है ना? तो आज आपकी रेगुलर क्लास है, ठीक है? सुन पा रहे हो आप लोग मुझे? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, ठीक, चलो। तो आज आपकी रेगुलर क्लास है। तो लास्ट क्लास में हमने ना वी हैव स्टडीड अबाउट द एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन, है ना? तो आज भी हम एक टॉपिक आपके स्टार्ट करेंगे। वेट फॉर ओके, है ना? तो आज जो टॉपिक आपको पढ़ना है ना, यू हैव टू स्टडी द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, है ना? आज जो टॉपिक का नाम है दैट इज योर इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, ये हम पढ़ेंगे, है ना? काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। काफी न्यूमेरिकल रोटेशन के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। तो इस टॉपिक का जो ऑरिजिन होता है ना, एक न्यूमेरिकल से होता है। कि एक न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व करोगे, मैं भी आपको दूंगा, थोड़ा ट्राई करना आपसे, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। उस न्यूमेरिकल के ऊपर ये टॉपिक बेस्ड, बाद में उसी चीज को मैं क्या करूंगा, इलाबोरेट करूंगा। तो उस न्यूमेरिकल पर्टिकुलर को ये फिर बाद में मैं क्या करूंगा, इलाबोरेट करूंगा। दैट न्यूमेरिकल, उसको थोड़ा सा ट्राई करो, है ना? फिर हम इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, यू गो फॉर दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा इसको ठीक से पढ़ो आप।
ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, है ना। आप अभी इसको सॉल्व मत करो, मैं इसको अब एक्सप्लेन करता हूँ, इसी से इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन जो है मैं आपका क्लियर करूंगा, है ना। तो डोंट सॉल्व इट, है ना, क्योंकि ये नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन है, डिफरेंट था थोड़ा सा, है ना, तो हम कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, चलो। है ना, देखो इसमें ऐसे दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, इसी के ऊपर सारा कुछ बेस्ड है कि भाई एक यहाँ पे इस तरह से कोई रॉड थी, है ना, और इस रॉड का मास जो है वो कैपिटल एम है और इसकी लेंथ जो है वो एल, है ना, और इससे कोई पार्टिकल आपके कोलाइड करता है, स्मॉल एम मास का पार्टिकल जो होता है वो कोलाइड करता है, और ये मान लो किसी वी नॉट से कर रहा है ना, और कोलिजन जो है वो इलास्टिक है ना, ये रेस्ट पे आता है। तो आपको पता है कि जैसे ही कोलाइड करेगा ये पार्टिकल तो यहाँ पे रेस्ट पे आ जाएगा, है ना, लेकिन ये जो चीज है ये आगे चली जाएगी, किसी वीसी से आगे भी जाएगी इसका सेंटर ऑफ मास, और ये ओमेगा से रोटेट भी, तो मतलब कोलिजन के पहले तो बहुत रॉड रेस्ट पे थी और ये किसी वी नॉट से जाके स्ट्राइक करता है, अब पार्टिकल कोलाइड करके बाहर में रेस्ट पे आ गया, इसका सेंटर ऑफ मास वीसी से आगे भी जा रहा है और ये रोटेट भी कर रहा है ना, तो ये पूरी सिचुएशन है। तो इसमें इसने कुछ क्वेश्चंस के आंसर कुछ पूछे हुए हैं, कि पहली चीज तो इसने पूछा हुआ है कि इस केस में स्मॉल एम और कैपिटल एम का रेशियो कितना हो, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द स्मॉल एम वर्सेस कैपिटल एम, ये कितना हो जाए, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इस केस में आप कुछ मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करो, तो अगर मैं क्या करूं कि इन दोनों सिस्टम ले लूं, है ना, कि इन दोनों को अगर मैं एक सिस्टम ले लूं तो कोई इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, तो हम बोलेंगे अगर हम दोनों को सिस्टम ले लें तो इस केस में एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 और इस केस में एक्सटर्नल टॉर्क भी 0 है, तो ना तो कोई एक्सटर्नल फोर्स है ना ही कोई एक्सटर्नल टॉर्क। आपको पता है अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, पी इनिशियल की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, पी फाइनल की, और अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 होता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, एल इनिशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल फाइनल के इक्वल हो जाएगी, है ना। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, और एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। तो पहले हम बात करते हैं लीनियर मोमेंटम की, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन जब हम इसमें लगाएंगे तो सिस्टम का पहले जो मोमेंटम था वो आपका एम वी नॉट, है ना, क्योंकि रॉड टॉरस पे थी, अब इसका जो हो जाएगा वो कैपिटल एम इंटू वीसी हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई, इसमें पी इनिशियल इक्वल टू आपने पी फाइनल कर दिया, क्योंकि पार्टिकल तो बाहर में ही रेस्ट कर दिया, अगर इलास्टिक कोलिजन है, और उसके बाद एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे सेंटर ऑफ मास के बाद, तो सेंटर ऑफ मास के बाद एंगुलर मोमेंटम अगर लगाएंगे तो पहले एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एम वी एम इंटू वी नॉट इंटू एल बाई टू, है ना, क्योंकि आपको पता है कि जो आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे हो इसके सेंटर के अबाउट लगना है, तो मास वेलोसिटी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस आपकी l by 2 है, तो mv नॉट इनटू l by 2 हो गया, और उसके बाद आपको पता है एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो i ओमेगा हो जाएगा, है ना, कि उसके बाद जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसलिए आपका i ओमेगा हो जाएगा, है ना, क्योंकि बाद में तो रॉड रोटेट करने लगे ना, ये पार्टिकल तो रेस्ट पे आ गया, तो इसका तो कोई एंगुलर मोमेंटम होगा नहीं, और इसके vc की वजह से एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट ले रहे हैं, तो सिर्फ स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो, तो i ओमेगा आ गया, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 आ गया, हाँ, तो दो इक्वेशन आपकी आ गई, एक तो इक्वेशन आपका ये आ गया, दूसरा इक्वेशन आपका ये, है ना, तो भाई दूसरा इक्वेशन क्या आ गया, इसलिए आपका ये आ गया, और अब दूसरी बात है कि इस केस में ये आई है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हम लिख सकते हैं कि ये आपका हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12, इसमें ध्यान रखना कैपिटल एम और स्मॉल एम अलग अलग है, स्मॉल एम उस पार्टिकल का मास है, कैपिटल एम रॉड का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कैपिटल एम स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना, तो ये दो इक्वेशन आ गए। अब देखिए वीसी और ओमेगा में क्या रिलेशन, तो आप थोड़ा ध्यान दो कि अगर ये पार्टिकल यहाँ पे कोलाइड किया और अगर ये रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे आ गया बाहर में ही, तो जो वेलोसिटी होगी इसको कंबाइन हो जाएगी, जो कि जब ये रोटेट करेगा और ट्रांसलेट करेगा तो इसकी नेट वेलोसिटी वीसी प्लस ओमेगा एल बाई 2 हो जाएगी, तो ये सेंटर ऑफ मास अगर वीसी से जा रहा है तो सारे पार्टिकल वीसी से आगे जाएंगे, है ना, और ओमेगा का इफेक्ट ऐड होगा तो ओमेगा इंटू एल बाई 2 हो जाएगा, और ये जो वीसी प्लस ओमेगा एल बाई 2 है इसकी वी नॉट इसको ट्रांसफर हो जाएगी ना, तो ये वी नॉट के इक्वल हो जाएगा, तो थर्ड इक्वेशन आपकी क्या है, किसमें अगर हम पहला इक्वेशन तो आपने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ले लिया, दूसरा एंगुलर, तीसरा आपका ये रिलेशन है
कि वीसी ओमेगा और वी नॉट में क्या रिलेशन है। फर्स्ट टू लिख देंगे तो क्या पता है इसकी जो भी वेलोसिटी होगी, अगर इलास्टिक कोलिजन है तो ये अगर रेस्ट पे आया है तो इसकी वेलोसिटी इसको ट्रांसफर होनी चाहिए, तो सेम वेलोसिटी नेट वेलोसिटी को क्या करेगा इसके लिए आपका गेन, वो वेलोसिटी क्या हो जाएगा इसके लिए आपकी वी नॉट हो जाएगी। तो अल्टीमेटली आप देखो कि ये एक और रिलेशन हम लिखेंगे कि वीसी प्लस ओमेगा एल बाई 2 जो होगा वो आपके इक्वल हो जाएगा वी नॉट। इक्वेशन नंबर 3 इन तीनों को सॉल्व करके स्मॉलर और कैपिटल का रिलेशन है। अगर ऐसा हो रहा है कि इलास्टिक कोलिजन के केस में एक पार्टिकल रेस्ट पे आ गया और दूसरा सेम वेलोसिटी गेन करके वापस आगे चला गया, है ना, तो इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके स्मॉल एम और कैपिटल एम का जो रेशियो होगा वो 1/4 हो जाए, है ना। स्मॉल एम और कैपिटल एम का जो रेशियो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, तो आपके 1/4 के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। ये स्मॉलर और कैपिटल एम का जो रेशियो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, तो आपके 1/4, है ना। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और इन तीनों को हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये स्टेप्स हम इसमें यूज करेंगे। इसके सेकंड पार्ट में इसने बोला हुआ है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि इसमें एक पार्टिकल रेस्ट पे होगा जस्ट आफ्टर द कोलिजन, कि जैसे कोलिजन होगा उसके में इसमें बहुत सारे पार्टिकल सारे मूव कर रहे होंगे, सारे रोड के पार्ट, लेकिन एक पॉइंट रेस्ट पे होगा, उसकी लोकेशन आपको कि जो पार्टिकल रेस्ट पे होगा उसकी आपको लोकेशन बतानी है। पहले आप इसको लिख लो फिर मैं आगे बताता हूँ इसके बारे में। सर आपने फर्स्ट इक्वेशन क्या नोट करी है? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ओके सर, सर वो थोड़ा ब्लर सा दिख रहा था। अच्छा, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल होगा। वेट फॉर अ मोमेंट, फर्स्ट टिक करते हैं, है ना, कि पी इनिशियल जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसलिए आपके पी फाइनल। हम तो इसको सॉल्व करके स्मॉलर और कैपिटल का रेशियो आपका ही आ जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं कि इसने बोला है कि जैसे अभी आपने पढ़ा कि क्या होगा कि अब जब कोलिजन के बाद का मोशन हम देखते है ना, कि जैसे पार्टिकल कोलाइड करेगा उसके बाद जो इसका मोशन होगा, अगर हम इसको एनालाइज करें, हाँ कि भाई मोशन जो एनालाइज करेंगे, तो मैंने ये बोला है कि इस तरह से अगर कोई रॉड है, हाँ, तो अगर इसमें इसका सेंटर ऑफ मास किसी बीसी से आगे जा रहा है और सेंटर ऑफ मास के वर्ड अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रही है ना, तो ऑब्वियस बात है कि इसके हर पार्टिकल का कुछ ना कुछ अलग स्पीड होगा। जैसे किसी ने अगर आपसे पूछा कि यहाँ पे जो पार्टिकल इसका स्पीड कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे वीसी प्लस ओमेगा एल बाई 2 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे जो पार्टिकल होगा इसकी स्पीड क्या होगी, है ना, तो यहाँ पे जो पार्टिकल होगा उसकी स्पीड हो सकता है बैकवर्ड हो जाए, है ना, और ये आपका हो जाएगा वीसी माइनस ओमेगा एल, वीसी माइनस ओमेगा एल बाई, है ना। तो भाई यहाँ पे जो पार्टिकल होगा उसकी स्पीड जो होगी इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं कि भाई ये जो होगा इसमें वीसी तो आगे होगा, ओमेगा एल बाई 2 क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा। अब हर पार्टिकल की कुछ ना कुछ स्पीड होगी, लेकिन इसमें एक पार्टिकल जो होगा वो रेस्ट पे होगा उस सिस्टम, है ना, और उसको हम यहाँ पे कर सकते हैं जैसे इसकी वेलोसिटी तो वीसी है ना। तो अगर मैं इस तरह से एक लाइन ज्वाइन करूं ऐसे इसको पूरे को, तो यहाँ पे एक पार्टिकल आ जाएगा, जैसे हर पार्टिकल की कुछ ना कुछ स्पीड होगी। जैसे इस पॉइंट के ऊपर जितने पार्टिकल हैं वो लेफ्टवर्ड जा रहे होंगे, इस पॉइंट के नीचे जितने पार्टिकल है वो राइटवर्ड जा रहे होंगे अलग अलग स्पीड से, और ये जो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास से ये रेस्ट पे रहेगा, एट रेस्ट, है ना। और इसकी डिस्टेंस आपको एक्स बताना कितना हो जाएगा, है ना, किसके डिस्टेंस एक्स आपको क्या करना है, जैसे आपको कैलकुलेट करनी है। अब आपको रेशियो पता है कि मास के बीच का रेशियो कितना है, जैसे आपका 1:4। यहाँ से आप थोड़ा ध्यान दो कि अगर मैं ये वाला रेशियो फर्स्ट इक्वेशन में यूज कर लूं तो वीसी की वैल्यू आ जाएगी, वीसी की वैल्यू जो होगी वो आपकी आ जाएगी वी नॉट बाई 4, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी नॉट बाई 4 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से ओमेगा निकालना चाहूँ तो ओमेगा भी निकाल सकता हूँ मैं इसमें, मैं यहाँ पे लिखूंगा एम वी नॉट इंटू एल बाई 2 इक्वल टू आई ओमेगा एम एल स्क्वायर बाई 12 बाई ओमेगा आ गया, है ना। तो यहाँ से आपको पता है कि ए के एल की पावर तो कैंसिल हो गई, और यहाँ से जो कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच का रेशियो है इसको हम लिख सकते हैं जैसे कि आपका 1:4। तो यहाँ से ओमेगा की जो वैल्यू आएगी, है ना, ये आपकी आ जाएगी वी नॉट
है ना भाई आपका ये आपका आ जाएगा चेक कर लीजिएगा सर कि इसमें वैल्यूज अगर हम पुट कर दें तो ये आपका हो जाएगा वी नॉट बाई 8 आ गया, है ना, इक्वल टू यहाँ पे आपका आ गया एल एल बाई 12 ओमेगा। रेशियो मैंने 1:4 पुट कर दिया। अल्टीमेटली यहाँ से अगर सॉल्व करें हम इसमें ये 2/3 आ जाएगा, है ना। तो ओमेगा की वैल्यू आपकी जो आएगी वो 3 वी नॉट बाई 12 है ना। तो सिंपल सा आपका आ गया कि जैसे कोलाइड करेगा फिर रोटेट भी करेगा और ट्रांसलेट भी करेगा। तो ट्रांसलेशन की वेलोसिटी तो v0 by 4 होगी और रोटेशन की वेलोसिटी आपकी हो जाएगी 3 v0 by 2, है ना। यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज करें तो m v0 l by 2 यूज करके नॉर्मली हम इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो अगर देखो कि अगर ये पार्टिकल रेस्ट पे है, जैसे ये पार्टिकल फॉरवर्ड क्यों जा रहा है, क्योंकि vc और ओमेगा l by 2 ऐड हो रहे हैं। तो धीरे-धीरे अगर ये डिस्टेंस कम होगी तो वेलोसिटी इसकी कम होगी। ये पीछे क्यों जा रहा है, क्योंकि इसमें ओमेगा l by 2 वाला कंपोनेंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द vc। तो नेट वेलोसिटी बैकवर्ड होगी। और ये अगर रेस्ट पे है, रेस्ट पे है तो यहाँ पे जो नेट वेलोसिटी होगी वो vc माइनस इसी फॉर्म में जीरो वैल्यूज आप कर दो। vc को हम जानते हैं, vc की जो वैल्यू है वो आपका अभी आपने लिखा इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू आपने बोला x should be x आ गया था, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी l by 6 आ जाएगी। तो सेकंड पार्ट का आंसर जो होगा वो l by 6 आ जाएगा। तो 4 और सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो आपका l by 6 आ कि सेंटर से l by 6 डिस्टेंस ऊपर पे एक पार्ट पॉइंट जो होगा वो रेस्ट पे है ना, उसके ऊपर के सारे पॉइंट बैकवर्ड मूव कर रहे होंगे और उसके नीचे के सारे पॉइंट इस तरफ मूव कर रहे होंगे फॉरवर्ड। जस्ट इंस्टेंट पे, उस इंस्टेंट में, बाद में नहीं, बाद में तो अलग वेलोसिटी हो सकती है कि जस्ट आफ्टर द कोलिजन इंस्टेंटेनियसली ये पार्टिकल रेस्ट पे होगा, इसके ऊपर के पार्टिकल कुछ तरफ मूव कर रहे होंगे बैकवर्ड और इसके ऊपर नीचे के पार्टिकल किस तरफ मूव कर रहे होंगे राइट, और उसकी जो लोकेशन होगी वो l/6 होगी। यही पार्ट पॉइंट जो है जो कि रेस्ट पे है, इसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, है ना। कि जो पार्टिकल रेस्ट पे है इसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। दिस इज सिंपली नोन एज ए instantaneous center of rotation. This is point simply known as the instantaneous center of rotation. बड़ा यूनिक पॉइंट है। अब देखो कि वैसे ये मोशन कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन कि भाई ट्रांसलेट भी हो रहा है रोटेट भी हो रहा है, लेकिन वो तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास आगे भी जा रहा है और रोटेट भी कर रहा है। इस पॉइंट को अगर हम देखें तो एक नीचे वाले पार्टिकल फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, इसका बैकवर्ड मूव कर रहे हैं और ये रेस्ट पे है। वैसा तो प्योर रोटेशन में होता है ना, ऐसा तो प्योर रोटेशन में तो होता है कि जब भी कोई चीज इस तरह से प्योरली रोटेट करती है तो जिसके अबाउट रोटेट करती है वो रेस्ट पे रहता है और उसके नीचे के जितने पार्टिकल होते हैं अगर एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऊपर के डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन की यही प्रॉपर्टी होती है कि इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन के अबाउट जो मोशन कॉम्बिनेशन एंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं प्योर रोटेशन। तो यहाँ से इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन की डेफिनेशन है, यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, है ना, कि जो कि l/6 पे है। तो हम यहाँ पे इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन को डिफाइन करें कि भाई जो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन है वो होता क्या है। सेंटर ऑफ रोटेशन, है ना। तो जो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन होता है इसकी सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन इज instantaneously at rest, and about that point combination of translation and rotation, combination of translation and rotation about that point combination of translation and rotation
कैन बी कंसिडर्ड एज ए प्योर रोटेशन। लाइफ सा आ रहा है, पता नहीं होता है, अभी बताता हूँ मैं, थोड़ा ट्राई करते हैं इसे। हाँ, about combination of translation and rotation is considered as pure rotation. Considered as pure rotation. है ना? तो ये आपका होता है। तो इसी क्वेश्चन से नॉर्मली किसी ईयर जेई में जब आया था, उसके बाद ही हम इसके कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। हाँ, तो क्या होगा कि जब भी इस तरह से कोई बॉडी जब कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ओवर स्टेट में होगी, कि अगर ये सेंटर ऑफ मास इसका आगे भी जा रहा है और ये ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है ना, तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं प्योर रोटेशन। लेकिन प्योर रोटेशन जब कंसिडर करेंगे तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं, बल्कि यहाँ पे इसका कहीं कोई आईसी हो, इसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन के अबाउट ये चीज एज ए प्योर रोटेशन, है ना। आईसी स्टैंड फॉर इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोशन कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन है, उसको हम इंस्टेंटेनियस सेंटर के अबाउट सेम ओमेगा से क्या मान सकते हैं, प्योर रोटेशन। तो कई बार जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है ना, जिसमें ये सेंटर ऑफ मास आगे भी जा रहा है, रोटेट भी कर रहा है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम यूज करते हैं कि अगर मैं कोई इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन आइडेंटिफाई कर लूं, तो उसके अबाउट में इसको क्या मान सकता हूं, कि आपका प्योर रोटेशन है। और कैसा निकालते हैं, अभी आपने पढ़ा है कि अगर ये आईसी है तो रेस्ट पे रहना चाहिए। रेस्ट पे रहने का मतलब है कि सेंटर ऑफ मास से अगर इसके डिस्टेंस एक्स है ना, तो यहाँ पे वीसी माइनस ओमेगा एक्स इक्वल टू 0 है ना। वीसी माइनस ओमेगा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, और भी तरीके हैं, लेकिन फिलहाल हमने ये तरीके से इसको सॉल्व। तो ये आपके इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन की डेफिनेशन है ना, लिख लो आप। तो आपका है, तो इसी का एक थर्ड पार्ट भी था। वह थर्ड पार्ट में इसने ये बोला था कि भाई जैसे अभी तो ये ऐसा है कि वो पॉइंट रेस्ट पे है, तो इसने बोला था इसकी स्पीड क्या होगी, है ना, कि भाई इस चीज की स्पीड क्या होगी आफ्टर सम टाइम, है ना। तो भाई अभी तो जैसे आपने इसको कोलाइड किया, है ना, तो जैसे आपने कोलिजन हुआ, तो कोलिजन के तुरंत बाद, है ना, इसका सेंटर ऑफ मास किसी वीसी से आगे जा रहा है, और सेंटर ऑफ मास के वर्ड रोटेट भी कर रहा हूँ, है ना। अभी उस सिस्टम में ऐसा है, और अभी ये जो इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर है जो कि यहाँ से L/6 डिस्टेंस पे है ना, ये अभी रेस्ट पे है ना, ये अभी क्या है बेसिकली आपका रेस्ट पे। तो इसने बोला है कि थर्ड पार्ट में इसकी स्पीड क्या होगी इंस्टेंटेनियस सेंटर की आफ्टर टाइम t इक्वल टू, मेरे ख्याल से πL/3 टाइम के बाद क्या हो जाएगी। तो आप देखो अभी आपने इसका ओमेगा निकाल लिया ना, वही अभी आपने निकाला है कि इसका जो ओमेगा होगा वो आपका हो जाएगा बेसिकली आपका 3 V0/L आ गया, 2L आ गया था, है ना। कि भाई इसका जो ओमेगा होगा कितना हो जाएगा कि आपका 3 ω0/L आ जाएगा, है ना। तो इसमें आप थोड़ा ध्यान दो कि अगर ये रोटेट हो रहा है तो इस टाइम में कुछ एंगल टर्न कर जाएगा, और ये एंगल जो होगा थीटा इक्वल टू ओमेगा इनटू टाइम हो जाएगा। तो आपने ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी बेसिकली आपकी 3V0/2L, और ये आपका हो गया πL/3 में, ये कैंसिल, ये जो एंगल टर्न कर जाएगा π/2 कर जाएगा। तो जिस टाइम की बात कर रहा है उस टाइम के बाद ये पूरी चीज ऐसे हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, कि यहाँ से अगर π/2 एंगल ट्राई कर जाए तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पे आ गया, और ये जो आईसी पॉइंट है वो यहाँ पे। अब आपको आईसी की प्रॉपर्टी क्या होती है, कि आईसी की प्रॉपर्टी ये होती है कि यहाँ पे VC माइनस ओमेगा एक्स की वैल्यू 0, मतलब VC और ओमेगा एक्स सेम। तो अगर ये आईसी अब यहाँ पे आ गया है, तो सेंटर ऑफ मास अगर VC से आगे जा रहा है, तो ये पॉइंट भी VC से आगे जाएगा,
और अगर इसकी स्पीड ओमेगा है तो ओमेगा एक्स से ये पॉइंट नीचे जाएगा, है ना, ये तो होगा। अगर सेंटर ऑफ मास वीसी से आगे जा रहा है तो वीसी से पॉइंट आगे जाएगा, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है पूरी बॉडी, तो इसकी एक्स डिस्टेंस पे ओमेगा एक्स डाउनवर्ड हो जाएगी। और अभी आपने पढ़ा कि वीसी और ओमेगा एक्स तो सेम होंगे, तो ये वाली चीज भी वीसी हो जाएगी, है ना। तो मतलब अब जो इसकी स्पीड होगी दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इस पॉइंट की जो स्पीड होगी वो इस तरफ होगी, और v की वैल्यू √2 bc होगी। मतलब आपको जो स्पीड निकालना है उसका आंसर आपका √2 bc है, और bc हम itself निकाल चुके हैं, तो v0/4 यहाँ से आपका √2 इंटू v0/4 रेशनलाइज कर दो आप इसे, रेशनलाइज करेंगे तो v0/2 √2। तो ये थर्ड पार्ट का आपका, 3 पार्ट आ गए। फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आपने रेशियो निकाला था कि अगर ऐसा हो रहा है तो m/m का रेशियो कैपिटल M/4 होगा। सेकंड पार्ट में आपने निकाल लिया था कि x की वैल्यू जो होगी 12/6 पे होगी, जो आईसी की लोकेशन होगी, है ना। और थर्ड पार्ट में इस टाइम के बाद उसकी जो स्पीड होगी वो इतनी होगी, क्योंकि उस इंस्टेंट पे रेस्ट पे होता है, हमेशा रेस्ट पे नहीं होता है। इंस्टेंटेनियस वर्ड बोलने का मतलब है कि जस्ट उस इंस्टेंट पे ये रेस्ट पे, बाद में जब चीजें टर्न होंगी तो इसकी कुछ स्पीड भी हो सकती है ना। तो हमेशा जब फॉर्मेशन और ट्रांसलेशन एंड रोटेशन होता है ना, तो उसको सिंप्लीफाई करने का आपके पास ऑप्शन है कि अगर कॉम्बिनेशन है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो ये वीसी से आगे भी जा रहा है, रोटेट भी कर रहा है। लेकिन अगर आईसी आपको पता है तो आईसी के अबाउट मोशन प्योर रोटेशन, और प्योर रोटेशन को एनालाइज करना क्या होता है एज कंपेयर टू द कॉम्बिनेशन आसान। तो चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन का क्या यूज करते हैं, राइट। इस तरह से ठीक है, ये आपका केस है। तो और ऑब्वियसली बात है कि ये तो मैंने एक दो मेथड बताया, एक मेथड बताया आईसी को आइडेंटिफाई करने, आईसी को आइडेंटिफाई करने के और भी मेथड्स, तो ये उसको थोड़ा सा आपको समझना होगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, है ना। कि कोई भी अगर कॉम्बिनेशन है उसका आईसी जो होगा हम निकाल सकते हैं, है ना। तो सिंपल सा हम बोल सकते हैं मेथड ऑफ लोकेटिंग इंस्टेंटेनियस सेंटर, इंस्टेंटेनियस सेंटर, है ना। कि इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन को अगर लोकेट करना तो उसकी मेथड्स कौन कौन से होते हैं। पहला मेथड आपने पढ़ा कि पहला मेथड ये था कि अगर ये किस तरह से कोई बॉडी है ना, और अगर ये कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन कि भाई वीसी से आगे भी जा रही है ओमेगा से रोटेट कर, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे। अगर ये इसका आईसी है ना, तो आईसी की प्रॉपर्टी होगी कि अगर ये डिस्टेंस एक्स है तो यहाँ पे इस पॉइंट के लिए जो वीसी माइनस एक्स ओमेगा एक्स होगा उसकी वैल्यू 0 बन जाएगी। अगर तो ऐसी होगा भाई वीसी और ओमेगा दोनों पता है, तो एक पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ पे वीसी और ओमेगा एक्स एक दूसरे को क्या करते हैं, वैसे क्या कैंसिल, वो पॉइंट रेस्ट पे होगा, उसी को हम आईसी बोलेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है वीसी एंड ओमेगा आपको नहीं पता होता है, बल्कि आपको ये पता होता है कि दो पॉइंट की सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन पता होती है। इसमें दो कोई पॉइंट है, इसमें वेलोसिटी की क्या डायरेक्शन है। तो एक पॉइंट आपने देखा कि इस तरफ जा रहा है किसी v1 से, और दूसरा जो पॉइंट है किसी v2 से इस तरफ जा रहा है। सिर्फ दोनों की डायरेक्शन आपको पता है ना। तो हम क्या करते हैं ना, ऐसे अगर दोनों की डायरेक्शन सिर्फ पता है तो इससे भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर इस v1 पे ड्रॉ करेंगे और एक परपेंडिकुलर हम इस v2 पे ड्रॉ, है ना। दोनों आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, एक तो v1 पे एक v2 डायरेक्शन में, जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वही है, इसलिए कि जहां पे दोनों के परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा।
उसके अबाउट इसके मोशन को हम प्योर रोटेशन मान सकते हैं। अगर ये डिस्टेंस इसकी r1 है तो हम लिख सकते हैं कि v1 इक्वल टू ओमेगा इंटू r1। अगर ये डिस्टेंस इसकी r2 है तो हम लिख सकते हैं कि v2 की वैल्यू आपकी ओमेगा इंटू r2। प्योर रोटेशन में तो होता है हम v इक्वल टू ओमेगा r यूज करते हैं। तो कई बार डायरेक्शन अलग अलग पता होती है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करके हम क्या निकाल सकते हैं, आईसी। सेकंड मेथड ये। ऐसे हम थर्ड मेथड में अगर आ जाएं तो कई बार क्या होता है कि ये दोनों जैसे नॉन पैरेलल है, तब तो आपने इंटरसेक्ट करके निकाल लिया। कई बार ये वेलोसिटी की डायरेक्शन पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। इस केस में क्या हो जाएगा, सकलिए आपकी पैरेलल या एंटी पैरेलल, है ना। जिससे नॉन पैरेलल तो परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर जाएगा। कई बार केस में क्या होता है कि इस तरह थर्ड जो मेथड होता है ना, इसमें इस तरह से ये पैरेलल हो कि भाई एक पार्टिकल की वेलोसिटी आपको पता है ऐसे, है ना, कि भाई एक पार्टिकल की वेलोसिटी आपको पता है कि ये v1 से इधर जा रहा है और एक दूसरा पार्टिकल जो है उसके पैरेलल है, ये v2 से चलता है ना। तो इसका इसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे दोनों के ऊपर, तो एक लाइन आ जाएगी ना। और फिर हम क्या करते हैं, जैसे इसकी लेंथ मैंने ज्यादा बनाई है, मतलब इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका लेंथ कम बनाया मतलब इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम, इसके टिप को ज्वाइन कर। जैसे आपको टिप को ज्वाइन करोगे जहां पे ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो चीज आईसी है, उसके बाद हम उसको प्योर रोटेशन मान सकते हैं कि भाई जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसका डिस्टेंस भी कम है और जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसका डिस्टेंस भी ज्यादा है। v इक्वल टू ओमेगा सेटिस्फाई हो जाता है। उस केस में आईसी ऐसा होता है। तो ये तो पैरेलल हो गया, ऐसे एंटी पैरेलल भी हो सकता है। एंटी पैरेलल में भी सेम मेथड है। भाई ये अगर बॉडी कोई है और इसमें अगर एक v1 से इधर जा रहा है और दूसरा पार्टिकल अगर v2 से इधर जा रहा है, तो इसमें आईसी भी सेम वैसी है अप्लाई करेंगे। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे और इसके टिप को ऐसे ज्वाइन, जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा यही आईसी ओमेगा से, है ना। इसके बाद इसका मोशन कैसा हो जाएगा, सर आपका प्योर रोटेशन। तो ये फोर मेथड्स हैं। अगर वीसी एंड ओमेगा दोनों पता है तो इससे निकाल सकते हैं। अगर नॉन पैरेलल है तो परपेंडिकुलर जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो आईसी, और अगर पैरेलल है परपेंडिकुलर और जहां पे दोनों के टिप ज्वाइन करेंगे वो चीज क्या होगी, लोकेशन आईसी की होगी, ये भी आईसी होगी, है ना। कई केस में ऐसे ऐसे आपसे पूछ लेते हैं कि जैसे ये तो फोर केस हो गए, अगर मैं एक फिफ्थ केस ले लूं, यहाँ बना देता हूँ कि भाई इस तरह से दोनों पैरेलल है। भाई v1 भी आपको दिया हुआ है और v2 भी आपको दिया, और दोनों वेलोसिटी जो है वो पैरेलल है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है ना। मैग्नीट्यूड सेम मतलब आप दोनों के जो लेंथ होगी उसको सेम बनाओगे। अब इसमें हम आईसी लोकेट करने की कोशिश करते हैं। आईसी लोकेट करेंगे तो आपको तो एक तो परपेंडिकुलर ऐसे हो गया और दूसरा जब दोनों के टिप ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ कहीं इंटरसेक्ट करेंगे नहीं ना। तो मतलब इसमें आईसी डिफाइंड ही नहीं। भाई पहले केस में भी आईसी डिफाइंड है, सेकंड में डिफाइंड है, थर्ड में डिफाइंड है, फोर्थ में डिफाइंड। इसमें आईसी इज नॉट डिफाइंड, आईसी इज नॉट डिफाइंड, है ना। इसलिए आईसी डिफाइंड नहीं है इसमें इंस्टेंटेनियस सेंटर, क्योंकि ये तो प्योर ट्रांसलेशन है ना। प्योर ट्रांसलेशन में क्या होता है, सारे पार्टिकल की स्पीड सेम होती है। आईसी इसलिए डिफाइंड नहीं है ना, ये प्योर ट्रांसलेशन। इसी तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका प्योर ट्रांसलेशन। ये जो मोशन है ये प्योर ट्रांसलेशन, है ना। तो ये आपके फोर केस हो गए। और फिफ्थ केस में अगर आईसी डिफाइंड नहीं है तो हमसे मोशन कैसा हो जाएगा, जिससे कि इंस्टेंट क्या करता है आपका, है ना। कैसे न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं, आई विल एक्सप्लेन। क्योंकि अगला जो टॉपिक आप पढ़ने वाला है रोलिंग मोशन, उसमें आईसी का कंसेप्ट काफी है, इसलिए मैंने आपको बता दिया।
हम तो इस तरह से वी लोकेट द इंस्टेंटेनियस सेंटर, है ना। उसके बाद कोई भी मोशन हम क्या मान सकते हैं एज ए प्योर रोटेशन अबाउट इंस्टेंटेनियस सेंटर, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, थोड़ा सा उसको ट्राई करो। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। 10th करना, फिर बाद में 11th पे करेंगे। पहले 10 सॉल्व करो।
ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, इसको आप समझ जाओगे, काफी टफ क्वेश्चन माना जाता है ना। तो मैं बताता हूँ क्या होता है, इस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे और कैसे इसमें आईसी यूज करेंगे। देखो एक लैडर ऐसे रखा हुआ है, इसमें ये बोला हुआ है कि भाई किसी स्टैंड में ये एंगल सपोज आपका कोई थीटा है, थीटा कुछ भी हो सकता है ना, मे बी थीटा इसने दिया हुआ 30 डिग्री, आप थीटा लिख लो और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। तो इसने बोला है कि अगर किसी स्टैंड में ये एंगल जब 30 डिग्री है, तो अगर इस एंड की जो वेलोसिटी है वो अगर राइटवर्ड डायरेक्शन में दी है, तो इसके सेंटर की स्पीड क्या हो, ये पूछ। एक्चुअली में ये जो मोशन होगा ना, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन रोटेशन होगा, जब ये जाएगा तो रोटेट सेंटर ऑफ मास, तो यहीं पे तो v इस इंस्टेंट में डाउनवर्ड होगी, ये आपको ले लो v1 है ना, या v डैश ले लो, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी आपकी डाउनवर्ड होगी। तो हो जाता कि इसकी वेलोसिटी तो निकालना आसान है वैसे, ये तो हमने कंस्टेंट लॉज ऑफ मोशन में बोला था कि रॉड के लॉन्ग वेलोसिटी के कंपोनेंट इक्वल होंगे, है ना। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका ये थोड़ी निकालना है आपको, सेंटर की स्पीड निकालना है, मैं इसके सेंटर की सिस्टम में स्पीड क्या हो, तो मैं इसका आईसी निकालूंगा। तो आईसी में देखो 2 पॉइंट की वेलोसिटी मुझे पता है, दोनों पे जब परपेंडिकुलर में ड्रॉप करूंगा ऐसे, तो यही तो इसकी आईसी होगी, है ना। यहाँ पे इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर हो जाएगा, है ना, कि दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो क्या हो जाएगा, आईसी हो जाएगा। और आईसी के अबाउट ये रॉड जो होगी प्योरली रोटेट करेंगे, तो इसके अबाउट इस रॉड की एंगुलर स्पीड आ जाएगी। कि अगर आपसे कोई पूछे कि जब ये इस तरह से ट्रांसलेट एंड रोटेट दोनों करेगा, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ रॉड, एंगुलर स्पीड ऑफ रॉड, भाई रॉड की एंगुलर स्पीड क्या होगी, तो इस आईसी को लोकेट करके हम ओमेगा निकाल सकते हैं। तो क्या पता है, अगर ये है ना, तो ये डिस्टेंस आपकी एल साइन थीटा हो जाएगी। तो अगर मैं v एल साइन थीटा और ओमेगा को रिलेट करूं, मैं लिख सकता हूं कि जो v इक्वल टू होगा ओमेगा एल साइन थीटा हो जाएगा। v इक्वल टू ओमेगा तो होता है, यहाँ से इसकी एंगुलर स्पीड जो रॉड की होगी वो किसी भी थीटा एंगल पे v बाई एल साइन थीटा। अब आपको पता है अगर इसका है तो किसी पॉइंट की हम स्पीड निकाल सकते हैं। v1 कितना होगा, v1 वो इनटू ये डिस्टेंस l cos, तो v1 इक्वल टू ओमेगा इनटू l cos थीटा हो जाएगा। और यहाँ से अगर ओमेगा की वैल्यू, तो ये जो चीज होगी आपकी v cos थीटा हो जाएगी, थीटा की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे। वही आईसी रोटेट करने का ये फायदा होता है कि मुझे अगर इसकी वैल्यू नहीं भी पता है कि v1 कितना है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो आईसी हो जाएगा, आईसी के बाद इसका मोशन प्योर रोटेशन, और हमने ओमेगा निकाल दिया इन दोनों को रिलेट करके, तो किसी पॉइंट के हम इसके निकाल सकते हैं। तो v1 की वैल्यू v cos थीटा हो जाएगी। तो इसने ये पूछा हुआ है कि इसके सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या होगी, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे, तो आपको पता है कि सेंटर से तो पास हो रहा है रॉड के, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो l/2 हो जाएगी, ये सेंटर l/2 से बाइसेक्ट करेगा। तो आप देखो कि अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसकी कुछ v हो जाएगी, सेंटर ऑफ मास की स्पीड vc हो जाएगी, है ना, कि सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड होगी, अगर मैं इसको v2 ले लूं, v2 इज द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो v2 l/2 और ओमेगा रिलेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि जो v2 की वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी ओमेगा इंटू l/2, और ओमेगा अभी आपने डिफाइन की है ना, कि ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो आप कितनी हो जाएगी, तो अल्टीमेटली इसको ओमेगा को आप यहाँ पुट कर दोगे, तो ओमेगा को पुट कर देंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आंसर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ओमेगा इंटू l/2 से आपका हाँ हो गया, हाँ सही सही, ओमेगा इंटू एल साइन थीटा हो गया, और v2 इक्वल टू ओमेगा इंटू l/2, तो यहाँ से ओमेगा पुट कर देंगे हम यहाँ, तो ये आपका हो जाएगा v/2 साइन थीटा। आप आगे तो किसी भी पॉइंट के हम इसके ऊपर स्पीड निकाल सकते हैं, है ना। तो v1 तो निकालेंगे, बोला नहीं चाहिए था, तो पूछा और पता जब ये एंगल 30 डिग्री है, जब थीटा 30 डिग्री होगा तो हम v2 निकाल लेंगे, के इक्वल होगा, है ना, मतलब जिस इंस्टेंट में एंगल 30 डिग्री होगा स्पीड
जो v के इक्वली है ना। तो ये तरीका होता है आईसी रोटेट कि वैसे तो कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन कंप्लीटेड है, लेकिन आईसी के बाद से भी रॉड रोटेट की तो एक बार अगर आपने ओमेगा निकाल लिया फिर किसी पॉइंट के हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल। इसी के सेकंड पार्ट में ये पूछा है इसने कि भाई इसी क्वेश्चन में इसके सेकंड पार्ट में ये पूछ रहा है कि अगर ये इस तरह से कोई रॉड इस तरह से लीन है ना, किसी थीटा एंगल पे हम ले लेते हैं, बाद में थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। तो इसने बोला है कि इसका अल्फा कितना हो, एंगुलर एक्सीलरेशन। तो एंगुलर एक्सीलरेशन आपको पता है डी थीटा बाय dt होता है, सॉरी डी ओमेगा बाय dt होता है। कि अल्फा की वैल्यू क्या होती है, डी ओमेगा बाय dt। तो डी ओमेगा बाय dt का होने का मतलब है कि अगर ओमेगा को डिफरेंशिएट करेंगे तो अल्फा आ जाएगा, है ना। कि ओमेगा को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो क्या आ जाएगा, जैसे आपका अल्फा आ जाएगा। लेकिन कब पूछा हुआ है इसने अल्फा, व्हेन थीटा इज 45 डिग्री, वो बात की बात है। एंड उस स्टैंड में अगर डी बाई डी जीरो, तभी पूछा है इसका अल्फा कितना होगा। वही चीज इसका आईसी आपने निकाली लिया यहाँ पे, है ना। और आईसी आपने अगर एक बार निकाल लिया वैसे तो जरूरत नहीं है आप, क्योंकि ओमेगा का एक्सप्रेशन तो निकाल ही चुके हो कि इस पूरे रॉड की जो एंगुलर स्पीड है वो v बाई एल साइन थीटा है। ये इसको हम लिख सकते हैं v बाई एल आपका कॉसेक थीटा। अब प्रॉब्लम ये है ना कि जैसे अल्फा आप निकालोगे इसका कि इस रॉड का अल्फा कितना होगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो v भी वेरिएबल होगा, थीटा भी वेरिएबल होगा। इसकी स्पीड थोड़ी कांस्टेंट है, स्पीड तो इसकी चेंज होती रहेगी। हाँ क्या चीज कांस्टेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड डी बाई डी टी कांस्टेंट। वो डी बाई डी टी जो है वो जीरो, सॉरी v कांस्टेंट है, डी बाई डी टी की वैल्यू जीरो है ना। तो डी बाई डी टी अगर जीरो फिर तो आसान है कि भाई v अगर कांस्टेंट है ना, फिर तो आपको सोचना नहीं है, अगर अल्फा निकालना है तो उसको आप डिफरेंशिएट कर दो। वेरिएबल भी हो सकती है, इस क्वेश्चन में v इसने कांस्टेंट दिया, तो यहाँ से v बाई एल तो डिफरेंशिएट होगा, cosec थीटा डिफरेंशिएट होगा। cosec थीटा का डिफरेंशिएशन जो होता है वो cosec थीटा cot थीटा है। हाँ ये तो होता है cosec थीटा इनटू क्या हो जाएगा, जैसे आपका cot थीटा हो जाएगा, है ना। कि cosec थीटा इनटू क्या हो गया, जैसे आपका cot थीटा हो गया और थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखते हैं, है ना। माइनस होगा, माइनस उसके सेंस ऑफ अल्फा को डिनोट करेगा। तो अल्फा की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी हो जाएगी v इनटू cosec थीटा की वैल्यू जो होगी वो √2 हो जाएगी, है ना। ये तो आपको बना लिया √2 v बाई एल। फर्स्ट पार्ट का आंसर जो आगे किया जाएगा और सेकंड पार्ट का आंसर जो होगा या फिर इसके आईसी लोकेट करने से ओमेगा आ जाए, ओमेगा को फिर न्यूमेरिकल्स में क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व। तो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन एक इंपॉर्टेंट है। है ना, ये हम कर सकते हैं इस तरह से। है ना, ये आपका आ जाएगा। तो वन बाय वन आई विल गिव द फ्यू न्यूमेरिकल्स, थोड़ा सा टाइम। तो अभी तक हमने सब चीजें पढ़ ली, बस आपका एक टॉपिक बच गया रोटेशन में जो कि कल हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर रोलिंग मोशन। तो मैं आपको ना रोलिंग मोशन के पहले के कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, थोड़ा आप ट्राई करना, उससे हम पूरी चीजों को एक बार फिर से रिवाइज करें। रोलिंग मोशन के अलावा रोलिंग मोशन तो एक अलग चीज होगी बिल्कुल, है ना, कि भाई रोलिंग मोशन एक अलग चीज है। रोलिंग मोशन के अलावा जो रोटेशन की चीजें हैं, चाहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, टॉर्क हो, एंगुलर मोमेंटम हो, रोटेशनल काइनेटिक हो, इसके क्वेश्चंस मैं कुछ दे रहा हूँ, तो उसको आप वन बाय अटेम्प्ट करो तो अपने आप चीजें रिवाइज हो। इसको थोड़ा सा ट्राई करते हैं।
One by one, I'll give the question. Okay, there's a one question of moment of inertia and center of mass. ये थोड़ा try करो इसमें. हाँ, लिखा कर आपका आंसर सही है. हाँ, कार्तिकेय त्यागी और आंसर इज करेक्ट. वही अप्रैल सेकेंड वीक में विल स्टार्ट द 12th.
12th क्लास आगे का सिलेबस जो होगा अप्रैल सेकंड वीक में हम स्टार्ट। तब तक काफी कुछ 11 भी आपको हो जाएगा ऑलमोस्ट कंप्लीट। आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, है ना, दो लोगों के आंसर सही है ना, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसने ये बोला हुआ है कि ये कोई आपका हेमिस्फीयर है ना, तो हेमिस्फीयर का टेंजेंट के ओर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, पहले तो मैं निकालूंगा इस एक्सिस के ओर कितना होगा, दूसरे एक्सिस के बगैर मैं इस एक्सिस के ओर निकालूंगा, तो इस एक्सिस के ओर निकालने के लिए आपको हेमिस्फीयर को कंप्लीट कर लेंगे, तो कंप्लीट करेंगे तो स्फीयर हो जाएगा, तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। तो चूंकि मास इसका m है, इसका भी m है, तो इसको 2m कर दोगे, है ना, लेकिन आपको पता है दोनों हाफ हाफ डिवाइड भी होंगे, बाई 2 भी हो जाएगा। तो पहले आपने क्या किया, पूरा कर दिया, तो पूरे का फॉर्मूला 2/5 mr² होता है, मास डबल हो गया, लेकिन आपको पता है इसके और दोनों हाफ सिमेट्रिकल, तो एक हाफ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा 2 भी डिवाइड निकल, तो वही आ जाएगा फॉर्मूला कि भाई हाफ हेमिस्फीयर का भी 2/5 mr², जो पूरे कंप्लीट का था वो इसका भी वही है। यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि जैसे बोलेगा कि हाफ हेमिस्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो 2/5 mr² ही होगा, है ना, मतलब आपको कौन सा पता है, थोड़ा ध्यान रखना कि इस तरह से अगर कोई हेमिस्फीयर है ना, तो इसके और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है। इसके और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं I1 ले लूं तो I1 की वैल्यू 2/5 mr²। अब स्टूडेंट गलती क्या करता है ना कि अगर टेंजेंट के और पूछा गया है ऐसे, है ना, तो वो लगा लेते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो आसान तो है, इसके बाद मुझे आई निकालना है, तो आई इक्वल टू हो जाएगा I1 2/5 mr² प्लस mr², पैरेलल एक्सिस थ्योरम से शिफ्ट कर देता हूँ इसका डिस्टेंस, हाँ कि भाई इसके अबाउट अगर मुझे पता है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से मैं यहाँ शिफ्ट करके निकाल लेता हूँ, तो यहाँ से आंसर जो आता है वो आपका 7/5 mr² आ गया, लेकिन ये गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो होता है वो कहीं दो एक्सिस के बीच में शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, एक सेंटर ऑफ मास से पास करना। जब आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करोगे तो आई इक्वल टू आपका होता है IC प्लस MH, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ी है हेमिस्फीयर का, पूरे का सेंटर ऑफ मास था, हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास तो कहीं यहाँ पे होगा ना, और ये सेंटर ऑफ मास में डिस्टेंस हम जानते हैं, ये डिस्टेंस आपके 3r/8 है ना, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ से सीधे शिफ्ट कर सकते हैं, एक सेंटर ऑफ मास बीच में आ जाए, तो पहले मैं क्या करूंगा कि I1 और सेंटर ऑफ मास के बीच में, तो I1 की वैल्यू आपकी आपको पता है 2/5 mr², इक्वल टू आपका आ जाएगा IC प्लस MH², H के डिस्टेंस आपके 3r/8 होल स्क्वायर, फिर यहाँ और यहाँ के बीच में लगा दो, अगर इसके और में मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है जो मुझे निकालना है, तो I2 इक्वल टू हो जाएगा IC प्लस MH², अब H डिस्टेंस आपकी हो जाएगी R माइनस 3r/8 का होल स्क्वायर, है ना। अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लो, माइनस करेंगे माइनस करेंगे माइनस करेंगे तो IC वाला टर्म कैंसिल, I2 की वैल्यू आ जाएगी, जब I2 निकालोगे तो बी ऑप्शन सही है, जो उसमें बी ऑप्शन था मेरे ख्याल से I2 की वैल्यू जो बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपकी आती है ना, कुछ 13/20 वाला टर्म है ना, तो 13/20 वाला जो टर्म था वो आपका सही है ना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, हाँ 13/20 हमारा स्क्वायर है ना, किस में आ जाएगा, जैसे कि आपका बी ऑप्शन की जो I2 की वैल्यू आ जाएगी वो 13/20 हमारा, दिस इज द वैल्यू ऑफ द मोमेंट, हाँ तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि ये क्यों गलत है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम किसी भी दो एक्सिस के बीच में नहीं होता, एक सेंटर ऑफ मास से पास में, तो पहले मैंने इन दोनों के बीच में लगाया, फिर इन दोनों के बीच में, फिर दोनों को सॉल्व करके किया, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व अपने इस तरह से हम इसको हल करेंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Okay, you can go for this question. इसमें कंजर्वेशन यूज हो. अब ये हिंस्ड है, फ्री नहीं है, ध्यान रखना. बीच से ये हिंस्ड है. पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें फ्री था. हाँ, क्या कर जाए ना, आपका सही आंसर. हम लोग ट्राई करो. ओके, और भी आंसर आ गया मेरे पास. पीयूष झा, योर आंसर इज करेक्ट. ये तो कंजर्वेशन ऑफ एंग्लो मोमेंटम से ही आ जाए. इसमें मैं थोड़ा कुछ चीजें आपको समझाऊंगा, तो आप समझेंगे. इसमें ध्यान रखना, वो स्टिक कर गया इसके ऊपर, है ना. इसमें क्या कर गया है, वो स्टिक कर दिया. पहले क्वेश्चन है बाहर वाले में रेस्ट पे आ गया, और ये हिंस्ड भी है. हाँ, विवेक कुमार दत्ता है, आंसर इसका.
Okay, I'll explain this question. जो कुछ नहीं था, रॉड रेस्ट पे और ये हिंज्ड है यहाँ, सेंटर ऑफ मास के वो फ्री नहीं है बल्कि यहाँ पे हिंज है, इससे क्वेश्चन में फर्क पड़ जाता है ना। हिंज है तो सिर्फ रोटेट हो सकती है, आगे नहीं जा सकती है ना, ये फर्क पड़ जाए। तो इसका मतलब जैसे ही जाके कोलाइड करता है ये इसके ऊपर स्टिक कर गया, और जब स्टिक करेगा उसके बाद फिर इसका ओमेगा कितना होगा ये पूछा, रोटेशन कितना होगा इसका स्टिक करने के बाद। तो हम ये बोलेंगे कि इसमें कौन सा मोमेंटम कंजर्व हो। तो पहले मैं बात करूंगा लीनियर मोमेंटम। क्या पी इनिशियल पी फाइनल के इक्वल होगा? नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि जैसे ही कोलाइड करेगा, ये कोलिजन वाला फोर्स तो इंटरनल है, दोनों के कोलिजन वाला फोर्स कैसा है वैसे कि आपके इंटरनल, लेकिन जैसे कोलाइड करेगा यहाँ पे एक इंपल्सिव नॉर्मल है हिंज, है ना। और ये इंपल्सिव नॉर्मल जो होगा वो सिस्टम की एक्सटर्नल फोर्स है ना। तो पी इनिशियल इसलिए पी फाइनल के इक्वल नहीं होगा ड्यू टू impulsive normal at hinge, impulsive normal at hinge। जहां पे ये हिंज लगा हुआ है उसमें एक इंपल्सिव नॉर्मल लगेगा जो कि एक्सटर्नल फोर्स, तो मोमेंटम लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। क्या हम बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा? ये होगा, इसलिए होगा क्योंकि सेंटर के अबाउट अगर हम देखें तो इंपल्सिव नॉर्मल की वजह से टॉर्क जीरो हो जाएगा ना, बिकॉज टॉर्क ड्यू टू इंपल्सिव नॉर्मल विल बी जीरो। impulsive normal is zero, is zero। हाँ, तो ये हम यूज कर सकते हैं, ये यूज नहीं कर सकते, तो उसको लगा लेते हैं सेंटर ऑफ मास के ऊपर। तो आपको पता है पहले इसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, एम वी नॉट इंटू एल बाई, और बाद में कितना हो जाएगा, आई ओमेगा। आई आई की वैल्यू ओमेगा। है ना, आई की जब वैल्यू हम लिखेंगे तो एक तो रॉड का हो जाएगा जो कि इसने बोला हुआ है, सॉरी वी बाई टू है ना। आई की वैल्यू एक रॉड की एम वी स्क्वायर बाई 12 हो जाएगी, लेकिन आपको तो इस पार्टिकल का भी तो होगा, पार्टिकल का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और वो डी बाई टू डिस्टेंस पे है, तो प्लस आपका हो जाएगा स्मॉल एम इंटू डी बाई टू का होल स्क्वायर। पी बाई टू होल स्क्वायर। इस आई को आप यहाँ पे कर, तो इससे ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। इसने स्मॉल एम और कैपिटल में रेशियो बताई है, ये जो कैपिटल एम है वो 6 टाइम ऑफ स्मॉल एम, तो इसको यूज करेंगे तो बी ऑप्शन से, बी सॉरी ए ऑप्शन से, तो इस तरह से करते हैं। तो ध्यान रखना ये सारी लाइन इंपॉर्टेंट है, ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों होगा, ये फोर्स तो नॉर्मल एक्सटर्नल है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं हो सकता, नॉर्मल सेंस से ही पास हो रहा है तो टॉर्क जीरो, टॉर्क जीरो तो एंगुलर मोमेंटम कह रहेगा कंजर्व होगा, है ना। क्या आपने क्या यूज कर लिया, एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल, है ना। उस तरह से ये क्वेश्चंस काफी आपसे पूछे गए, तो इससे ए ऑप्शन सही है। एक दिन अभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, एक दिन रोटेशन कंप्लीट होने दो ना, तो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस की हम एक क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, वो फिर मैं लैपटॉप में ही कर दूंगा, जैसे वो मतलब व्हाइट बोर्ड उस पे डिजिटल बोर्ड पे, है ना। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस डिजिटल बोर्ड पे ज्यादा अच्छी होती है ना। एक और आंसर भी आया था मेरे पास, हाँ 2v/3d, सही बात है, कार्तिकेय त्यागी आपने बाद में सही आंसर दिया, 2v/3d आ गया। चलो क्लास क्वेश्चन कर लो, ये तो ऐसे आसानी है। Okay, you can go for this question.
हाँ कार्तिकेय, आपका आंसर सही है। हाँ पीयूष झा, एकाग्र जैन, योर आंसर इज करेक्ट। सही सही बता रहे हो, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना? इसमें कुछ था ही नहीं, एक डिस्क था। डिस्क है या रिंग है? ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, डिस्क दिया हुआ है, रिंग रिंग दिया हुआ है? रिंग है सर। अच्छा रिंग दिया हुआ है। तो पहले इसका अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थी, तो पहले इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा कैपिटल एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। और जब दो पार्टिकल इसमें स्टिक कर देंगे ऐसे, तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा आपका? दिस रिंग का तो होगा ही, प्लस दोनों पार्टिकल का 2 एम आर स्क्वायर, और एंगुलर स्पीड ओमेगा डैश, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो ओमेगा कम हो जाएगा। यहाँ से ओमेगा डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एम ओमेगा बाई एम प्लस 2, है ना? तो इसके अकॉर्डिंग दिस ऑप्शन इज द सी ऑप्शन, सही है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतनी काफी है। टुमारो विल स्टडी द रोलिंग मोशन, है ना? कल भी आपकी रेगुलर क्लास ही है, विल स्टडी द रोलिंग मोशन, है ना? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।